हेलो स्टूडेंट। मैं हूं जेपी वर्मा और एजुकेशन जोन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, मैं अपने यूट्यूब चैनल को रीनेम कर दिए हैं। अब ये परमानेंट जो मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है एजुकेशन जोन के नेम से, एजुकेशन जोन ऑनलाइन के नेम से यूट्यूब पे सारा सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। फ़िलहाल फिज़िक्स चल रही है, इसके बाद मैथ्स डालना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो हमारे अन्य फैकल्टी हैं उन लोगों को भी धीरे धीरे यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए, आज हम जिस चैप्टर को ला रहे हैं उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें 48 क्वेश्चंस का कलेक्शन हम लाए हैं और वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। ये जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये एग्ज़ामिनेशन पर्पस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्ज़ाम के मामले में तो खैर पूछिए ही मत, बहुत ही शानदार है। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, देखिए, यदि किसी तार की लंबाई को 2 गुना कर दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बता नहीं सकते हैं। तो देखिए क्या होता है ना, किसी भी तार की लंबाई को, यदि लंबाई पहले से मान लेते हैं L है, और इसकी लंबाई को L से 2L यदि कर देते हैं, 2L कर देते हैं, तो इसका नया प्रतिरोध जो होता है मेरे दोस्त, मेरे मित्र, वो सीधा 4 गुना हो जाता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। तो उसका जो नया प्रतिरोध होता है वो 4 गुना बढ़ जाता है ना। तो 4 गुना, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है वो अपसरित गति होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक देखो, अच्छा से समझो और इसके बाद बार बार रिवाइज करो। ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन जल्दी कहीं नहीं मिलेगा आपको। मैं A to Z वैसे क्वेश्चंस को लाया हूँ जिससे बाहर बिल्कुल क्वेश्चन नहीं जाएंगे। आप मिला भी सकते हैं, पिछले 10 साल का क्वेश्चन को मिलाइए, बाहर जाएगा तो फिर बोलिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है किरचॉफ का बिंदु नियम किस नियम का पालन करता है। देखिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए। किरचॉफ का जो बिंदु नियम होता है, वहाँ पर पहली बात 2 नियम होता है। एक जंक्शन का नियम, उसी को हम लोग बिंदु नियम कहते हैं, संधि नियम कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है बंद परिपथ का नियम, यानी ओपन सर्किट लॉ होता है, और एक होता है क्लोज सर्किट लॉ। तो ओपन सर्किट लॉ यहाँ कह रहा है, यानी बिंदु नियम जो होता है किस नियम का पालन करता है। तो बिंदु नियम जो होता है वो ऊर्जा आवेश संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है। कहने का मतलब क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है कि किरचॉफ का पहला नियम यानी किरचॉफ का बिंदु नियम किस नियम का परिणाम है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। और यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो होता है वो दूसरे नियम का पालन करता है। किरचॉफ का दूसरा नियम जो बंद परिपथ का नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। इस बात को याद रखिएगा कि पहला नियम आवेश संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये पहले नियम का बात किया है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है। तो किरचॉफ का नियम जो है वो होता है विद्युत क्षेत्र के संरक्षित सिद्धांत का
चरित्र, विद्युत क्षेत्र के संरक्षित चरित्र का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है? तो विद्युत क्षेत्र के संरक्षित चरित्र, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। अगला क्वेश्चन बोलता है आपको एक एक ओम का 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इनके संयोजन की न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है कितना? तो ये क्वेश्चन ना न्यूमेरिकल है, आप इसको डायरेक्ट याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट भिड़ जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको दे देगा और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा। यानी एक एक ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, तो इन्हें संयोजित करके न्यूनतम प्रतिरोध जो बनाया जाएगा वो 1/3 होता है, ऑप्शन नंबर बी में। ये डायरेक्ट याद रख लीजिए, ऐसे बनाएंगे तो ये लंबा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगले क्वेश्चन को आप यहाँ स्क्रीन पर बढ़िया से देखिए। इसमें बोला गया है कि दो सेलों को है ना, इसमें क्या बोला गया? 2 सेलों को जिनके विद्युतवाहक बल E1 और E2 तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है ना। क्या बोला गया है? 2 सेल है और उस सेल का जो विद्युतवाहक बल है वो पहले का है E1 है ना, और दूसरे का है E2, और इन दोनों सेलों में जो प्रतिरोध दिया है आंतरिक प्रतिरोध वो है R1 और R2। अब कह रहा था इनमें से इनका समतुल्य विद्युतवाहक बल क्या होगा? तो आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा E1 R2 प्लस E2 R1। देखिए E1 R1 E2 R2, यह 1 है तो दूसरे का 2 हो जाएगा, यानी E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, जो एग्ज़ाम में बहुत पूछता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है जब एक समविभवी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब कार्य इलेक्ट्रॉन पर होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, ये नहीं होता है, अनंत परिमाण में होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं समविभवी क्षेत्र जो होता है, समविभवी क्षेत्र में हर एक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? इक्वल होता है। और जब विभव समान है तो दो बिंदु के बीच विभवांतर ही शून्य हो जाएगा। तो विभवांतर जब शून्य हो जाएगा तो फिर कार्य ही नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, जब एक समविभवी क्षेत्र में एक 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जब एक समविभवी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो कार्य क्या होता है? नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। देखिए किरचॉफ का पहला नियम ही यही बोलता है कि किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य के बराबर होता है। ये एग्जाम में खूब पूछता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है विभव मापी के प्रयोग में, ये क्वेश्चन नंबर 9, विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप मिलता है तब धारा का प्रवाह, है ना, तब धारा का प्रवाह क्या होगा? विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप मिलता है तो धारा का प्रवाह गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है, मुख्य परिपथ में नहीं होता है, मुख्य तथा गैल्वेनो परिपथ में किसी में नहीं होता है, विभव मापी के तारों में नहीं होता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो है ना बी होता है, गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर जिस परिपथ में लगा हुआ रहता है, जिधर लगा हुआ रहता है उधर धारा का प्रवाह नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ कहता है
विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो क्या होता है ना कि विभव मापी की लंबाई बढ़ाने से उसका संतुलन बिंदु अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है। यानी लंबाई बढ़ा देंगे तो संतुलन बिंदु अधिक लंबाई पर, और घटा देंगे तो कम लंबाई पर प्राप्त होगा। यहाँ दो दो क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा कि विभव मापी की तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु अधिक लंबाई पर प्राप्त होता है ना। ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है और आपको किसी भी तरह का चार्ज भी नहीं लगने वाला है। तो बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएंगे सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, कहता है विभव विभवांतर की शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे। विभवांतर की शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है 50 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी। तो ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। विभवांतर की शुद्ध माप के लिए किसे पसंद करेंगे, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर है कि 50 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी से क्या होगा, विभवांतर की शुद्ध माप हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है एक विभव मापी के तार की लंबाई L है। कहता है तार के धनात्मक सिरे से L/3 लंबाई पर विद्युतवाहक बल E है। देखिए क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा बढ़िया से। E का एक सेल संतुलित होता है। क्या बोल रहा है, एक विभव मापी की तार की लंबाई L है, तार के धनात्मक सिरे से L/3 लंबाई पर, देखिए L यदि पूरा लंबाई है तो उसका 1/3 लंबाई पर, मतलब इधर थोड़ा सी लंबाई पर विद्युतवाहक बल E का एक सेल संतुलित होता है। यदि तार की लंबाई L/2 से बढ़ा दी जाए तो उसी सेल द्वारा तार की किस लंबाई पर संतुलन बिंदु मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बढ़िया से देख लीजिए, एक बार पहचान लीजिए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। L/2 लंबाई पर इसकी संतुलन बिंदु प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसकी धारा को घटाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी बैटरी के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे के बीच 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। जब बैटरी से 2 एम्पीयर की धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तब बैटरी के सिरों के बीच का विभवांतर 15 वोल्ट हो जाता है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या है ना। तो क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे और थ्योरी के हिसाब से जब आप इसको देखेंगे और जब बनाएंगे तो इसका आंतरिक प्रतिरोध जो मिलेगा वो मिलेगा 1 ओम। आप इसको घर में थ्योरी पढ़े होंगे, आप थ्योरी जो भी पढ़ेंगे उसके आधार पर इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो 1 ओम होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और एक बात ये भी दिमाग में बैठा लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन में बोला गया। यदि न्यूमेरिकल 1 ओम आपसे नहीं आता है तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में डालेंगे। प्रॉब्लम है तो हम इसको फिर से बना करके दिखा देंगे, पूरा डिटेलिंग दे देंगे इसका।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के एक तार को कमरे के ताप पर 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तब प्रतिरोध क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के एक तार को कमरे के ताप पर 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तब प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए ये सब क्वेश्चन ना फिक्स रहता है, ये सब क्वेश्चन फिक्स रहेगा, है ना। क्या कहेगा तो आप इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर, तांबे के तार प्रतिरोध जो होगा तांबे का तार का घटेगा तथा जर्मेनियम के तार का बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तांबे का तार का प्रतिरोध घटेगा तथा जर्मेनियम के तार का प्रतिरोध बढ़ेगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, बहुत बार पूछा है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो देखिए हम लोग यदि पावर के बारे में बात करेंगे ना, पावर के बारे में बात करेंगे, सॉरी पी के बारे में बात करेंगे। पी बराबर होता है W इंटू टी, है ना। पी बराबर होता है W इंटू, सॉरी पी बराबर होता है W बाय टी, और W इज इक्वल टू होता है P इंटू टी, ठीक। तो ये कार्य जो है, ये कार्य यानी ऊर्जा, और ये P फॉर पावर और T फॉर टाइम। तो पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वाट। पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वाट। और उसके साथ लगा हुआ है क्या, टाइम। टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम का सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पर बोला है किलो वाट घंटा, यानी वाट के साथ टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, और किलो तो बड़ा यूनिट बनाने के लिए किया जाता है। तो सिंपली किलो, सिंपली किलो वाट घंटा ये पावर को बताता है और ये टाइम को बताता है, यानी टोटल मिला करके ये W का यानी कार्य और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है वो ऊर्जा का मात्रक को बता रहा है, यानी किलो वाट घंटा किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब सारा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, तो क्या मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसको मापा जाता है, तो ऊर्जा को मापा जाता है। चलिए आज इतने ही क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं, फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 लेकर के। तब तक आप इसको अच्छा से कर लीजिए और रिवाइज भी करते रहिएगा, तो फिर आपको एग्ज़ाम में बेहतर करने में आसानी होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।